हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एडुइज एकेडमी एंड स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी सोशल साइंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। और पार्ट नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही में आप सिलेबस जो है उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, वो भी अपलोड की गई है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब होता है आर्थिक मंदी। ठीक है, तो आप सभी को पता है आर्थिक मंदी जो है वो कब शुरू हुई थी? 1929 में। ठीक है, आर्थिक मंदी का जो दौर है उसको मेनली अगर हम डिफाइन करें तो वो डेट आपका जो ईयर रहेगा वो रहेगा 1929। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक मंदी का कारण कौन सा नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका ओवर प्रोडक्शन यानी अति उत्पादन। ठीक है, दूसरा है आपका फॉल इन एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात में पतन। सी है आपका डिक्लाइन ऑफ फेड्यूलिज्म यानी सामंतवाद का पतन। डी है आपका मैकेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों का यंत्रीकरण। तो नहीं पूछा है तो नहीं में आपका सामंतवाद का पतन आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था, युद्ध के टाइम पे उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ था, प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा हो रहा था। लेकिन जैसे युद्ध खत्म हुआ तो प्रोडक्शन तो चलता रहा लेकिन जो डिमांड है वो बढ़ी नहीं। ठीक है, तो अति उत्पादन की स्थिति आ गई। निर्यात का पतन हुआ क्योंकि डिमांड ही नहीं थी, तो निर्यात कहां से होता। फिर है आपका उद्योगों का यांत्रिकरण। तो ये भी इसका एक रीजन है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो उद्योग है उनमें काफी चेंजेस आ रहे थे। लेकिन इसका जो नहीं वाला जाएगा वो जाएगा सामंतवाद का पतन। ठीक है, अब सामंतवाद शब्द आया है तो एक बार सामंतवाद देख भी लेते हैं क्या है। सामंतवाद एक ऐसे टर्म है, एक ऐसा शब्द है जिसमें सबसे जो उच्च पद होता है वो राजा का होता है, फिर किंग का होता है। उसके अधीनस्थ लोग है, काम करते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग भी ऐसे काम करते हैं तो उनको ही वो क्या बना देता है, अपना सामंत बना देता है। और इस सामंत के पास कुछ अधिकार दे देता है ये। ठीक है, तो राजा के पास मतलब राजा के ही अधिकारी होते हैं सामंत, और इनके पास कुछ राइट्स होते हैं, जैसे किसानों को किस तरीके से उनसे काम करवाना है। इनके पास जागीरें होती हैं सामंतों के पास। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ क्या होने लगा कि किसानों को डबल प्रॉब्लम होने लगी। एक तो राजा को टैक्स पे करने वाली सिचुएशन, ऊपर से ये जो सामंत थे ये भी धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगे और ये टाइम के साथ साथ स्वार्थी होने लगे। और पहले तो राजा के प्रति निष्ठावान होते थे लेकिन टाइम के साथ साथ स्वार्थी होने लगे, और कई बार तो सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित कर दिया था। ठीक है, तो इससे क्या क्या चीजें नुकसान हुई? दास प्रथा चली इससे। ठीक है, जागीरदारी प्रथा थी, और मतलब काफी ज्यादा नुकसान इनको झेलने को मिला जो किसान वगैरह थे। ठीक है, तो सामंतवादी व्यवस्था है ये खत्म हो गई थी एक टाइम बाद, लेकिन जितनी व्यवस्था रही इतने काफी ज्यादा सिचुएशन देखने को मिली। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो क्लियर हो गया आपको आंसर। ठीक है ना, चलिए सी इसका जो करेक्ट आंसर था सी था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज मोस्ट एसोसिएटेड विद फ्री मार्केट क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो टर्म है, कौन सा जो पद है वो मुक्त व्यापार यानी क्लासिकी अर्थशास्त्र से संबंधित किया जाता है। तो शुभ यात्रा नहीं, ये नहीं होगा। निश्चित विचार नहीं होगा। रिसेंटिमेंट ये नहीं होगा। तो अबंध नीति यानी लेसेस फेयर जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इससे रिलेटेड इसको क्या कहा जा सकता है कि वर्ल्ड लेवल पे यानी विश्व स्तर पे जो व्यापार है उसको प्रतिबंध रहित करना। ठीक है, प्रतिबंध रहित यानी इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं रखना। ठीक है, मतलब थियोरेटिकली ये बात बोली गई थी, व्यापार जो है वो प्रतिबंध रहित रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, एक बुक का नाम है वो आपको पता होना चाहिए, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, ये एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई थी बुक, और इसमें भी इस बुक के अंदर भी इस टर्म का यूज किया गया है, लेसेस फेयर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि उपनिवेशवादी जो व्यवस्था थी वहां पर ये चीज देखने को मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। पहले भाप इंजन का किसने आविष्कार किया था? थॉमस न्यूकॉमन ने, हार्वी ने, या फिर रिचर्ड आर्कराइट ने, या फिर हेनरी कॉर्ट ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थॉमस न्यूकॉमन ने। अगर हम बात करें फर्स्टली इसको 1712 में किसने, टॉमसन न्यूकॉमन ने, ठीक है, बनाया था। बेसिकली किस चीज के लिए? खानों में काम करने के लिए। ठीक है, खानों से पानी निकालने के लिए वाष्प इंजन के एक आविष्कार के रूप में इसका यूज किया था, आविष्कार किया था। ठीक है,
औद्योगिक क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था? ठीक है, मेजर रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज दी, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था, औद्योगिक क्रांति जो हुई थी, उसका क्या मुख्य परिणाम था? पहला, शहरी क्षेत्रों में मजदूरों का संकेंद्रण हुआ। दूसरा, धनवान वर्गों की शक्ति में हिस्सा लेने की इच्छा बढ़ी। थर्ड था, शक्तिशाली दस्तकार श्रेणी का निर्माण हुआ। या फिर सरकार द्वारा कृषि उत्पादों का नियंत्रण। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शहरी क्षेत्रों में मजदूरों का संकेंद्रण। आपको पता है जो कारखाने बने थे शहरों में, तो शहरों पे जो तादाद है, लोग है, आबादी जो है बढ़ने लगी, शहरों की तरफ बढ़ने लगी, तो यहाँ पे शहरों में फिर मजदूर भी रहने लगे। तो जहां पर कारखाने होंगे वहीं पर ज्यादा मजदूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की वजह से दो वर्ग देखने को मिले। पहला तो आपका कौन सा वर्ग था? पूंजीपति वर्ग, यानी जो काम करवाता था, और दूसरा था आपका श्रमिक वर्ग, ठीक है, यानी मजदूर वर्ग। तो यहाँ पर यही चीज देखने को मिली। इसी वजह से शहरी क्षेत्र में मजदूर जो थे वो इकट्ठे होने लगे। ठीक है, इसका आंसर जो है ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब। फ्रांस में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग किसने किया? हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन फ्रांस? तो इसका देखते हैं आंसर। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जेस मिशले। ठीक है, जॉर्जेस मिशले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जर्मनी के फ्रेडरिक एंजल्स, ये कहाँ के थे? जर्मनी के। ठीक है, इन्होंने भी यूज किया इस टर्म का। इसके अलावा इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में इस टर्म को यूज किया सबसे पहले अर्नोल्ड टॉयम्बी ने। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करें कि इंग्लिश में इस वर्ड को यूज किसने किया, तो ये था अर्नोल्ड टॉयम्बी ने। इन्होंने अपनी लेक्चर्स ऑन द इंडियन रेवोल्यूशन, ठीक है, इसके अंदर, इस बुक के अंदर इस पद का यानी औद्योगिक क्रांति वर्ड का इन्होंने यूज किया। ठीक है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। जर्मनी में किसने यूज किया? फ्रेडरिक एंजल्स ने। इसके अलावा ये है आपका अर्नोल्ड टॉयम्बी, इंग्लिश में इन्होंने इसको यूज किया। बेसिकली जो आपकी बुक रहने वाली थी वो है लेक्चर्स ऑन द इंडियन रेवोल्यूशन। इसके अंदर इन्होंने इस टर्म यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट आ जाइए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। When did France became constitutional monarchy? यानी फ्रांस जो है वो संवैधानिक अधिपति कब बना? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1791 में। कब बना? 1791 में। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो 5 मई 1789 में, ठीक है, आपको पता ही है नेशनल असेंबली बनी थी। जब उनको मना कर दिया गया था तो उन्होंने अपनी खुद की नेशनल असेंबली बना ली थी। तो नेशनल असेंबली बनाने के बाद फिर उसके बाद काम चला और 1791 में ये संविधान की व्यवस्था की गई। ठीक है, उसके बाद काफी चीजें जैसे कि बहुत सारी चीजों का उन्मूलन कर दिया गया था, राइट्स हटा दिए गए थे वहां से, तो वो सारी अलग बात है। लेकिन फ्रांस संवैधानिक यानी संविधान वहां पर कब आया? तो ये था 1791। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। समाजवादी द्वारा बनाई गई अंतरराष्ट्रीय निकाय को क्या कहा गया? ठीक है, द इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म्ड बाय सोशलिस्ट वाज नोन एज। तो ये सामाजिक लोकतंत्रीय था, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय था, प्रथम अंतरराष्ट्रीय था, या फिर विश्व का समाजवादी दल? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका, इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय। इसको क्या बोला गया था? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय। समाजवादी द्वारा बनाई गई अंतरराष्ट्रीय निकाय को कहा गया द्वितीय अंतरराष्ट्रीय। 1900 में कंप्लीट होने लगा था काम, और जगह जगह पर ये यूरोप में आपको बहुत जगह पर इसी तरीके के और भी संगठन देखने को मिले। इसके घटक की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिला? समाजवादी और मजदूर दल। ठीक है, और ये इसके मेनली घटक थे। तो फिर पूरे यूरोप में समाजवादी और मजदूर दल भी देखने को मिले काफी तादाद में। मतलब इस विचारधारा के लोग आगे आने लगे थे फिर संगठन के रूप में। Which of the following is the least urbanized state after हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के बाद कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत राज्य है, आपको ये बताना है। तो सिक्किम, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, इसमें से कौन सा रहेगा आपका आंसर? तो इसको देख लेते हैं एक बार। मैप के थ्रू देखेंगे तो आपकी लोकेशन भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नगरीकरण कितने परसेंट? 10%। कितने परसेंट? 10%। और ये हम 2011 का जो सेंसस था, जो जनगणना थी, उसके हिसाब से डेटा बता रहे हैं। एचपी जो है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे 10% नगरीकरण। इसके अलावा बिहार सर्च कीजिए, कहाँ पर है बिहार? बिहार है आपका यहाँ पर। बिहार में कितना था? बिहार में था 11.3%। इसके अलावा आप असम सर्च कीजिए, असम कहाँ पर है? ये रहा आपका असम। तो असम में कितना था आपका? 14.1%। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश सर्च कीजिए,
अरुणाचल प्रदेश, ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कितना था 22.9%। ठीक है, सब हो गए हैं यहाँ पर। और अगर हम बात करें सिक्किम की, ये रहा आपका सिक्किम। सिक्किम में कितना था आपका 25.2%। तो ये सारे डेटा आपके पास आ गए हैं। अब देखते हैं आपसे पूछा क्या गया है। आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के बाद कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत राज्य है। तो हिमाचल प्रदेश 10 से ज्यादा आप किस पे जाएंगे, ये जाएगा आपका बिहार 11.3%। तो ये जाएगा आपका आंसर बिहार। ठीक है, लोकेशंस आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सोशल साइंस अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको मैप के बारे में पूरी नॉलेज, लोकेशन के बारे में नॉलेज, ये सब कुछ होना चाहिए ही चाहिए ना। तो चलिए इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक है, क्या आंसर जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। यह निम्न स्थानों का मिलान कीजिए, यानी आपको मैच करना है इनको और फिर बताना है सही आंसर। तो ये आपका नीचे ये देखिए कौन सा वाला सही रहेगा, तो बताइए आंसर। इसका आंसर जो आपका जाएगा ये जाएगा सी। क्या जाएगा आंसर जो आपका जाएगा सी। ये आपका रियासी जो है वो कहां पर है इसके अकॉर्डिंग, ई पर, यानी जम्मू कश्मीर। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें कोरापुट की, तो ये कहां पर है, ओडिशा, यानी इसका आंसर आपका जाएगा ए। ठीक है, ओडिशा। डिगबोई की बात करें तो डिगबोई कहां पर है, आसाम से इसको मैच करेंगे आप। इसके अलावा लास्ट है यहाँ पर आसनसोल। आसनसोल को आप किससे मैच करेंगे, पश्चिम बंगाल से, यानी वेस्ट बंगाल से। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आपसे बोला गया है राज्यों का कौन सा क्रम जनसंख्या, यानी 2011 की आपके जनगणना के हिसाब से पूछा गया है कि सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में आपको सही बताना है। कौन सा राज्यों का कौन सा क्रम जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में आपको बताना है। तो इसका आंसर बताएंगे आप जल्दी से। इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की यहाँ पर। ठीक है, तो इसका है 19.981 करोड़। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम चलेंगे, ये आ रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र 11.237 करोड़। इसके अलावा बिहार की अगर हम बात करें तो ये है 10.409 करोड़। इसके अलावा हम वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो ये रहेगा आपका 9.127 करोड़। तो ये सारा का सारा डेटा आपके पास आ चुका है। और अब आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। आपसे पूछा है सबसे बड़े से सबसे छोटे के रूप में। ठीक है, सबसे बड़े 19 हो गया, ये 11 हो गया, फिर 10 हो गया और फिर 9 हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। बरमूडा क्या है, बरमूडा क्या है, तो आपको बताना है क्या है। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक उच्च दबाव कोष्ठिका, यानी नॉर्थ अटलांटिक हाई प्रेशर सेल। यहाँ पे आपको हाई प्रेशर ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन में आपका लो प्रेशर भी आ रहा है, तो हाई प्रेशर आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ अटलांटिक हाई प्रेशर सेल। ठीक है, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है फ्लोरिडा, फ्यूर्टोरिको और इसके अलावा बरमूडा नामक जो द्वीप है वो इसके मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मिनट का होगा। यदि दो स्थानों के देशांतरों में 2 डिग्री की भिन्नता है तो उनके मध्य में मिनटों का जो अंतर है कितना होगा। क्योंकि 1 डिग्री के लिए हमने 4 मिनट का पता है, तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। लॉन्गिट्यूड ये वाली लाइन्स होती है और लैटिट्यूड आपकी ये वाली लाइन्स होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अक्षांश और इन लाइन्स को बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पर गलत मिलान जो है उसको मालूम करें, यानी कि इनकरेक्ट मैच आपको बताना है कौन सा है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंदरी बिहार। इसका आंसर आएगा झारखंड, बिहार नहीं होके क्या आएगा यहाँ पर, झारखंड। ठीक है, तरफ बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें वो कहा गया आइसोहाइट्स वे रेखाएं होती है जो समान डैश के स्थानों को मिलाती हैं। तो इसका आंसर आपका जाएगा समान ऊंचाई, समान रेनफॉल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। एक जैसा जब रेनफॉल होगा उसको मिलाने वाले जो रेखाएं हैं। ठीक है, आइसोहाइट्स आर लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल क्या रेनफॉल। इसके अलावा कुछ एक चीज है, जैसे कि अगर हम बात करें आइसोथर्म की, आइसोथर्म कौन सी रेखाएं होती हैं, ये होती हैं जो समान तापमान को दर्शाती हैं। ठीक है, समान तापमान को दर्शाती हैं। और आइसोबार होता है आपका, आइसोबार जो कि समान दबाव को दर्शाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। आरएफ इन द स्केल ऑफ मैप डिनोट्स, यानी मानचित्र की जो मापनी में आरएफ दर्शाता है किस चीज को। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव
फ्रैक्शन यानी प्रतिनिधिक भिन्न को, इसको दर्शाता है क्या, मानचित्र के मापने में RF क्या दर्शाता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी प्रतिनिधिक भिन्न। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, आर्द्रता को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं किस चीज का, यानी ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर आपका जाएगा बी, साइक्रोमीटर। क्या, साइक्रोमीटर। अच्छा, ये जो है आपका प्लैनीमीटर, ये किस चीज को है, मानचित्र पर क्षेत्रफल को मापने के लिए। लैक्टोमीटर आपको पता ही है, दूध की शुद्धता को मापने के लिए। और आपका जो ये वाला है ऑपिसोमीटर, ये किस लिए होता है आपका, मानचित्र पर दूरी को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, कौन से 2 रोजगार कार्यक्रमों को नए प्रवर्तित प्रधानमंत्री के रोजगार उत्पादन कार्यक्रम में मिलाया जा रहा है, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PMRY एंड, ठीक है, REGP, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। PMRY के प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, और दूसरे वाला है आपका ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, कस्तूरबा गांधी शिक्षा परियोजना किससे संबंधित है, ये बताना है आपको, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्ल एजुकेशन से, यानी बालिका शिक्षा से रिलेटेड है। और ये आरंभ कब की गई थी, ये संस्था, ये परियोजना कस्तूरबा गांधी शिक्षा परियोजना, ये आपकी स्टार्ट की गई थी 15 अगस्त 1997 से, ठीक है, 1997। और इसका मेन जो उद्देश्य था, मोटिव था, वो क्या था कि जो ऐसी जगह है जहां पर कम साक्षरता दर है, ऐसी जगह जहां पर कम साक्षरता दर है, वहां पर जो गर्ल चाइल्ड है यानी गर्ल्स जो है उनकी शिक्षा को बढ़ावा मिले, ठीक है। विशेष तौर पर यहाँ पर बालिकाओं की शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, विशेष बालिकाओं की बालिका विद्यालय स्थापित करना इसका मेन उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कुल खाद्यान्न उत्पादन में किस अनाज की न्यूनीकृत प्रतिशतता थी, यानी आपको बताना है कि हरित क्रांति जब आई, ठीक है, तो उससे बहुत सारी जो फसल है उनको लाभ हुआ, सबसे कम लाभ किनको हुआ, आपको ये बताना है, न्यूनीकृत प्रतिशतता। तो आपका ये आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अनाज और दालों को कम लाभ हुआ, क्योंकि गेहूं के साथ स्टार्ट हुई थी हरित क्रांति, जिसमें कि चावल को भी थोड़ा बहुत फायदा हुआ था, लेकिन सबसे कम यहाँ पर फायदा देखने को मिला अनाज और दालों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन देश में कब से शुरू किया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन देश में कब शुरू किया गया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हैज बीन लॉन्च्ड इन द कंट्री सिंस, तो इसका आंसर आपका जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 12, 2005, अप्रैल 12, 2005, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपका, इसकी फुल फॉर्म तो आपने देख ली है, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, NRHM, NRHM, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, जिसका मेनली पर्पस क्या था कि सामुदायिक जो स्वामित्व है उसका विकेंद्रीकरण करना, यानी स्वास्थ्य, उनको सभी लोगों को स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो प्रदान हो जाए, और ग्रामीण प्रणाली जो है इस चीज के लिए विकसित करना, ये इसका उद्देश्य था मेनली। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। जो रणनीति भारत में जनसाधारण को स्वास्थ्य शिक्षा, पीने का साफ पानी इत्यादि बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच करने में पूर्ण प्रयास करती है, उसे क्या कहते हैं। स्ट्रेटेजी विच मेक्स एन all out efforts to provide the masses in India access to basic facilities such as health, education, clean drinking water etc. is termed as, को क्या कहा गया है, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समावेशी समृद्धि रणनीति, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी, सबको इंक्लूड करने की बात है ना, इसमें सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, भारत की राष्ट्रीय आय जो है उसमें अधिकतम भाग जो है कौन से क्षेत्र का है, कौन से सेक्टर का सबसे ज्यादा इसमें भाग देखने को मिलता है, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टर्शरी यानी कि तृतीय क्षेत्र। आपको पता है, अगर हम आर्थिक समीक्षा के हिसाब से बात करें, ईयर भी मेंशन कर देती हूँ इसका 21, 22, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो इसमें कृषि का 18.8%, उद्योग की अगर बात करें तो ये आएगा 28.2%, और अगर सेवा क्षेत्र यानी थर्ड वाला जो आपको उसकी अगर बात करें तो 53% इसमें रोल रहा है,
तो सबसे ज्यादा रोल किसका रहा है, इसी सेक्टर का। ये आपका थर्ड, ये आपका सेकेंड सेक्टर और ये आपका फर्स्ट, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही सीरीज ये आगे बढ़ती रहेगी, आपको काफी ज्यादा हेल्प इससे मिल सकती है। अक्टूबर 2010 में IFPRI द्वारा प्रकाशित विश्व भूख सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली थी, तो ये आपको बताना है। यहाँ पर आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 67th रैंक मिली थी। 2022 की अगर हम बात करें तो 121 कंट्रीज थी, जिसमें से 107वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था। तो 2022 का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज है 2022 में कब मिला था, कौन सा स्थान, 107वां स्थान इसको मिला है। नेक्स्ट बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यहाँ पे शुद्ध बैंकिंग और कुछ भी नहीं, ये जो स्लोगन है ये किसने दिया था, कौन से बैंक का ये स्लोगन है आपसे पूछा गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी SBI बैंक का स्लोगन है। तो ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं और भी बैंक्स, अदर बैंक्स के। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख देती हूँ। एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो ये बोलता है बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है, बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसका क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इसने कहा है। अगर हम बात करें बंधन बैंक की तो इसका क्या था, आपका भला सबकी भलाई। नेक्स्ट हम कुछ और बैंक देख लेते हैं, जैसे HDFC बैंक देख लेते हैं। HDFC बैंक ये कहता है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इसके अलावा ICICI बैंक की अगर बात करें तो ये कहता है कि हम है ना ख्याल आपका। यस बैंक की अगर हम बात करें तो इसका स्लोगन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बैंक भी हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका काफी बड़ा स्लोगन है, बिल्ट अ बेटर लाइफ अराउंड अ सेंटर टू यू सिंस 1911। इसके अलावा केनरा बैंक का टुगेदर वी कैन। तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स को आपको ध्यान रखना ही रखना है, पूछा जा सकता है तो आप क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल नहीं आएंगे। फिर आपका स्मार्ट मुद्रा पद जो है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, स्मार्ट मनी। तो यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग, बैंक में FDRs या फिर उधार कार्ड या फिर बैंकों की मांग ड्राफ्ट। तो उधार कार्ड को क्रेडिट कार्ड से बोलते हैं। तो 25 का आंसर यहाँ पर रहेगा आपका उधार कार्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये आपके आंसर है। 25 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए या फिर अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे से इसके लिए काम कर सकूं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।